Assalamu alaikum viewers and welcome to my channel Study Law with Bushra. So in today's video we are going to discuss the topic concept of property in law, or we can say that the law of property. सो टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हमने एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन देना है कि ये टॉपिक इन इटसेल्फ क्या चीज़ है. सो वी ऑल नो दैट द सिविल एंड क्रिमिनल लॉ इज डिवाइडेड इनटू टू काइंड्स. कौन कौन सी दो काइंड्स है? सब्सटेंटिव लॉ एंड नंबर सेकंड इज प्रोसीजरल लॉ. अब हम वन बाय वन देखेंगे कि ये सब्सटेंटिव और प्रोसीजरल लॉ क्या है. सबसे पहले सब्सटेंटिव लॉ. सब्सटेंटिव लॉ वो लॉ है जो हमें राइट्स एंड ड्यूटीज़ के बारे में बताता है. किसकी राइट्स एंड ड्यूटीज़ के बारे में? एक सोसाइटी के अंदर रहने वाले जितने भी मेंबर्स हैं उनके राइट्स क्या हैं और उनकी ड्यूटीज़ क्या हैं, ये सब्सटेंटिव लॉ बताता है. साथ ही साथ सब्सटेंटिव लॉ हमें ये भी बताता है दैट हाउ द मेंबर्स ऑफ सोसाइटी विल बिहेव, कि एक सोसाइटी के अंदर रहने वाले मेंबर्स का बिहेवियर क्या है, वो एक दूसरे के साथ किस तरह से बिहेव करेंगे. ये सब्सटेंटिव लॉ सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस है जो हमें इन तमाम चीज़ों के बारे में बताता है. सेकंड इज प्रोसीजरल लॉ. Procedural law is the one which tells us about the procedure. कौन सा प्रोसीजर? कि हम एक लॉ को इम्प्लीमेंट किस तरह से कर सकते हैं, एडमिनिस्टर किस तरह से कर सकते हैं और उस लॉ को बना किस तरह से सकते हैं. अब कौन से लॉ को? सब्सटेंटिव लॉ को. So simply we can say that procedural law makes the procedure or gives us the sense for administering, implementing and making of law. तो जो लॉ ऑफ प्रॉपर्टी है वो हमारे पास पार्ट ऑफ सब्सटेंटिव लॉ है. दैट्स वाई वी डिस्कस्ड सब्सटेंटिव एंड प्रोसीजरल लॉ. To understand what is substantive law, why the law of property is a part of substantive law. अब हम प्रॉपर्टी वर्ड को देखें तो द टर्म प्रॉपर्टी इज यूज्ड टू डिफाइन एन ऑब्जेक्ट विच इज ऑन्ड. सिंपल सी बात है कि जो टर्म प्रॉपर्टी है वो एक ऐसे ऑब्जेक्ट के बारे में बताती है जो किसी बंदे ने ऑन किया हुआ होता है, जो किसी की ऑनरशिप में होता है. एंड द टर्म प्रॉपर्टी इंक्लूड बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स. फॉर एग्जाम्पल चैटल्स, डेट्स, लैंड्स, मूवेबल, इमूवेबल, कॉर्पोरियल, इनकॉर्पोरियल, ये तमाम चीज़ें इंक्लूडेड हैं प्रॉपर्टी के अंदर. अब अगर हम डिफाइन करें टर्म प्रॉपर्टी को, ये तो पहले हमने वर्ड का मतलब देखा, अब प्रॉपरली हम इसको डिफाइन करते हैं. सो अकॉर्डिंग टू सर जॉन सॉलमन, लॉ ऑफ प्रॉपर्टी इज डिफाइंड एज लॉ ऑफ प्रॉपर्टी इज द प्रोप्रीटरी राइट्स इन रेम. लॉ ऑफ प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है? प्रोप्रीटरी राइट इन रेम है. राइट इन रेम हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, मैं फिर से बता देती हूँ. राइट इन रेम इज द राइट विच इज़ अवेलेबल टू अस अगेंस्ट द होल वर्ल्ड. वो राइट जो हमें पूरी दुनिया के अगेंस्ट, पूरी कम्युनिटी के अगेंस्ट अवेलेबल है, उनको हम कहते हैं राइट इन रेम. फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे हाथ में मेरा मार्कर है, ये मेरी प्रॉपर्टी है और इसको कोई भी शख्स विदाउट माय परमिशन मुझसे नहीं ले सकता. मुझे ये राइट तमाम कम्युनिटी के अगेंस्ट इस मार्कर पर अवेलेबल है. और साथ ही साथ सर जॉन सॉलमन ने ये भी कहा कि द टर्म राइट इन पर्सोनम इज टोटली डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट. इट इज़ नॉट इंक्लूडेड इन प्रॉपर्टी. राइट इन पर्सोनम क्या है? वो राइट जो हमें एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल के अगेंस्ट अवेलेबल है, उसको हम कहते हैं राइट इन पर्सोनम. सेकंड आ जाता है सर जॉन ऑस्टिन. सर जॉन ऑस्टिन ने किस तरह से प्रॉपर्टी को डिफाइन किया है? ही सेड that the term property is used to denote the greatest right of enjoyment which the person holds on all his assets, whether personal or proprietary.
वो तमाम राइट ऑफ एंजॉयमेंट जो एक बंदे को उसके तमाम एसेट्स पर मिला है कि वो उसको फुली और फ्रीली एंजॉय कर सकता है विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन। ये थी द टर्म प्रॉपर्टी की डेफिनेशन। अब हम चलते हैं प्रॉपर्टी की काइंड्स की तरफ कि प्रॉपर्टी कितनी काइंड्स में डिवाइड हुई है। अगर हम काइंड्स को देखें तो हम ये कहते हैं दैट द टर्म प्रॉपर्टी इज डिवाइडेड इनटू टू मेन काइंड्स विच इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू सेवरल अदर काइंड्स। तो मेन काइंड्स कौन सी हैं हमारे पास? कॉर्पोरियल एंड इनकॉर्पोरियल। लेट्स डिस्कस दीज काइंड्स वन बाय वन। Corporeal property, as we all know that the corporeal property is the right of ownership in material things। ठीक है, कॉर्पोरियल प्रॉपर्टी को हम कहते हैं कि वो प्रॉपर्टी जो टेंजिबल है, जिसको हम टच कर सकते हैं, जिसको हम छू सकते हैं, वो क्या है हमारे पास? वो कॉर्पोरियल प्रॉपर्टी है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम ये कह सकते हैं कि कॉर्पोरियल प्रॉपर्टी में हमारे पास चैटल्स इंक्लूडेड हैं, ठीक है, जिसमें हमारे पास मनी, ऑर्नामेंट्स, जितनी भी मटेरियल थिंग्स है जिनको हम टच कर सकते हैं वो तमाम इंक्लूडेड हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप ये भी कह सकते हैं कि आपकी कार, आपका मोबाइल, आपका पेन, मार्कर, हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज़ जिनको हम टच कर सकते हैं वो तमाम हमारे पास कॉर्पोरियल प्रॉपर्टी में आती हैं जो विजिबल है। ठीक है, अब टर्म कॉर्पोरियल प्रॉपर्टी फर्दर डिवाइड हुई है हमारे पास टू मेन काइंड्स में। ठीक है, कॉर्पोरियल प्रॉपर्टी की फर्दर टू काइंड्स कौन कौन सी हैं? मूवेबल एंड इमूवेबल, एंड सेकंड आ जाती है हमारे पास रियल एंड पर्सनल प्रॉपर्टी। सबसे पहले देखते हैं कि मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या है। ठीक है, मूवेबल प्रॉपर्टी जैसा कि नाम से जाहिर है, movable property means which can be moved from one place to another. The property which can be moved from one place to another is called movable property। वो चीज़ जो हम एक जगह से दूसरी जगह लेकर जा सकते हैं। On the other hand, immovable property is totally opposite of it। immovable property which can't be moved from one place to another। सिंपल सी डेफिनेशन है, जिसको हम एक जगह से दूसरी जगह लेकर नहीं जा सकते, जो हमारे पास अटैच्ड है, फिजिकली अटैच्ड टू अर्थ। फॉर एग्जांपल लैंड, हाउस, ये तमाम लैंड से अटैच्ड है, अर्थ से अटैच्ड है, इसलिए हम इनको मूव नहीं कर सकते। सेकंड काइंड है रियल एंड पर्सनल प्रॉपर्टी। रियल प्रॉपर्टी क्या है? द प्रॉपर्टी और द राइट ओवर द लैंड। ठीक है, ऑल राइट्स ओवर द लैंड विच इज़ रिकग्नाइज्ड बाय लॉ, जिसको लॉ ने रिकग्नाइज कर दिया है, वो तमाम राइट्स हमारे पास आते हैं रियल प्रॉपर्टी में। सेकंड है पर्सनल प्रॉपर्टी। पर्सनल प्रॉपर्टी में हमारे पास क्या आता है? इट मीन्स ऑल अदर प्रोप्रिएटरी राइट्स वेदर राइट इन रेम और राइट इन पर्सोनम। वैसे तो हम रियल और पर्सनल प्रॉपर्टी को एक ही सेंस में लेते हैं, लेकिन अगर हम इनका डिफरेंस निकालें तो रियल प्रॉपर्टी क्या है? राइट ओवर द लैंड, और पर्सनल प्रॉपर्टी क्या है? तमाम प्रोप्रिएटरी राइट्स, राइट इन रेम भी और राइट इन पर्सोनम भी। अब सेकंड मेन काइंड थी इनकॉर्पोरियल प्रॉपर्टी, जो कि कॉर्पोरियल प्रॉपर्टी के बिल्कुल ऑपोजिट है। मीन्स इनकॉर्पोरियल प्रॉपर्टी इंटेंजिबल है, इनकॉर्पोरियल प्रॉपर्टी इनविजिबल है, इनकॉर्पोरियल प्रॉपर्टी अनटच्ड है, जिसको हम टच नहीं कर सकते। जो कॉर्पोरियल प्रॉपर्टी की हमने खुसूसियात पढ़ी, ठीक है, करैक्टरिस्टिक्स पढ़े, इनकॉर्पोरियल प्रॉपर्टी टोटली उसके ऑपोजिट है। अब इनकॉर्पोरियल प्रॉपर्टी भी हमारे पास फर्दर डिवाइड हुई है टू मेन काइंड्स में। इनकॉर्पोरियल प्रॉपर्टी की टू मेन काइंड्स हमारे पास कौन कौन सी आ जाती हैं? नंबर वन इज ज्यूरा इन री एलेना एंड सेकेंड वन इज ज्यूरा इन री प्रोप्रिया। ये दोनों ही बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट काइंड्स हैं, इसलिए आपने इनको बहुत गौर से सुनना है कि ये काइंड्स का मतलब क्या है। ज्यूरा इन री एलिना, ज्यूरा इन री एलिना को अगर हम डिफाइन करें तो इट मीन्स राइट ओवर समवन्स अदर प्रॉपर्टी, किसी और की प्रॉपर्टी पर आपका राइट। अब किस तरह से आपका राइट बनता है किसी दूसरे की प्रॉपर्टी पे?
अब उस जिस प्रॉपर्टी पे आपका राइट बन रहा है उस प्रॉपर्टी को आप टच नहीं कर सकते, बट स्टिल आप उस प्रॉपर्टी पर अपना राइट एंजॉय कर सकते हो। ठीक है, टच नहीं कर सकते लेकिन फिर भी आपका राइट ऑफ एंजॉयमेंट उस प्रॉपर्टी पर मौजूद है। कैसे? इनको जो ज्यूरा री एलिना है इनको हम कहते हैं इनकम्ब्रेंसेस। ठीक है, इनकम्ब्रेंसेस अब आप लोगों के लिए एक न्यू वर्ड है। इनकम्ब्रेंसेस का मतलब क्या है? लीगल बर्डन और बार ड्यू टू विच पर्सन इज लिमिटेड टू यूज दैट प्रॉपर्टी। पर्सन इनकम्ब्रेंस एक ऐसा लीगल बर्डन है, एक ऐसा लीगल बार है जो एक पर्सन के राइट को लिमिट कर देता है किसी भी प्रॉपर्टी को यूज़ करने से। ठीक है, वो उस प्रॉपर्टी पर लिमिट लगा देता है कि आपने फॉर अ सर्टेन टाइम पीरियड आपने इस प्रॉपर्टी पर अपना राइट एक्सरसाइज करना है। ठीक है, इसमें हमारे पास क्या आता है? इट इंक्लूड्स द प्रॉपर्टी in which ownership is in the hand of one person and it is enjoyed by another person। ऑनरशिप एक बंदे के हाथ में लेकिन उसको इंजॉय दूसरा बंदा कर रहा है। ये क्या है? ज्यूरा इन री एलिना। अब आगे हमारे पास इनकम्ब्रेंस की फर्दर 3 काइंड्स आती हैं। अब वो 3 काइंड्स कौन कौन सी हैं? नंबर 1 इज लीज, सेकंड इज सर्विट्यूड एंड द थर्ड वन इज सिक्योरिटी। अब हम वन बाय वन इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहली तो आ जाती है लीज। लीज हम उर्दू में से कहते हैं पट्टा। ये आपने ऑलरेडी डिस्कस की होगी, मैं फिर से बता देती हूँ कि लीज हमेशा इमूवेबल प्रॉपर्टी की होती है। ठीक है, लीज में क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ राइट ऑफ इंजॉयमेंट टू enjoy द प्रॉपर्टी फॉर अ सर्टेन टाइम पीरियड। एक बंदा दूसरे बंदे को अपनी प्रॉपर्टी पर राइट ऑफ इंजॉयमेंट ट्रांसफ़र करता है, लेकिन एक ख़ास टाइम पीरियड के लिए। दोनों के दरमियान एग्रीमेंट हुआ लेसर और लेसी के दरमियान, जिसमें क्या हुआ? लेसर अपना राइट ऑफ पोजेशन लेसी को ट्रांसफ़र करता है। ठीक है, ये पार्शियल ट्रांसफ़र होती है, एब्सोल्यूट ट्रांसफ़र नहीं होती। ठीक है, अब लीज को हमने ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट मैं आपको यहाँ पर सिर्फ इसकी डेफिनेशन बता रही हूँ, आपको इसकी एक्सप्लेनेशन का पता होगा। ठीक है, तो सिंपली क्या है कि राइट ऑफ एंजॉयमेंट ट्रांसफ़र होता है। किस लिए ट्रांसफ़र होता है? कंसिडरेशन इसमें क्या आती है हमारे पास? नंबर 1 मनी की सूरत में इसकी कंसिडरेशन आती है, इन रिटर्न ऑफ कंसिडरेशन, या तो मनी की सूरत में या प्राइस पेड और प्रॉमिस। ठीक है, प्रॉमिस हुआ होता है कि मैं इतनी प्राइस पे करूँगा। थर्ड, आप उस बंदे से कोई सर्विसेज ले लेते हो जिसको आप अपनी प्रॉपर्टी राइट ऑफ एंजॉयमेंट ट्रांसफ़र कर रहे हो, या फिर क्रॉप्स में आप कोई शेयर ले लेते हो। ये था लीज, इनकम्ब्रेंस की फर्स्ट काइंड। सेकंड आ जाती है सर्विट्यूड। सर्विट्यूड भी हमारे पास इट इज़ द फॉर्म ऑफ इनकम्ब्रेंस। ठीक है, ये भी एक इनकम्ब्रेंस की एक काइंड है, जिसमें हमारे पास क्या होता है कि इट कंसिस्ट in the right to the limited use of piece of land without the possession of it। इसका मतलब क्या हुआ कि एक पीस ऑफ लैंड पर आप अपना राइट आपका राइट लिमिटेड हो जाता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल ज़मीन का कोई भी हिस्सा जिस पर आप लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए अपना राइट एक्सरसाइज कर सकते हो, लेकिन उस ज़मीन पर आपकी पोजेशन नहीं है। अब बिना पोजेशन के कुछ टाइम पीरियड के लिए आप ज़मीन के एक ख़ास हिस्से पर अपना लिमिटेड राइट यूज़ करते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल राइट ऑफ वे, किसी और की ज़मीन पर आपको राइट ऑफ वे मिल रहा है। ठीक है, आपकी पोजेशन नहीं है, उस ज़मीन पर आपका कोई कब्ज़ा नहीं है, वो ज़मीन क्या है? किसी और की है। ठीक है, किसी और की इमूवेबल प्रॉपर्टी पे आप अपना राइट एंजॉय कर रहे हो। राइट ऑफ वे भी हो सकता है, राइट ऑफ लाइट भी हो सकता है, राइट ऑफ वाटर भी हो सकता है। ये तमाम क्या है हमारे पास? सर्विट्यूड में आते हैं। राइट ऑफ पैसेज, राइट ऑफ सनलाइट, वाटर, ये तमाम हमारे पास सर्विट्यूड में इंक्लूडेड हैं।
थर्ड आ जाती है हमारे पास इनकम्बरेंस की काइंड, सिक्योरिटी। ठीक है, सिक्योरिटी में क्या आता है हमारे पास, सिक्योरिटी भी एक इनकम्बरेंस की एक फॉर्म है। इसको अगर हम सिंपली देखें तो सर्विट्यूड के अंदर क्या है, इसका पर्पस क्या है, टू फैसिलिटेट द एंजॉयमेंट ऑफ सम अदर राइट्स। मतलब क्या हुआ कि आप कोई राइट इंजॉय करना चाहते हैं और उसके बदले में आप क्या करते हैं, उस बंदे को सिक्योरिटी दे देते हैं। ठीक है, कि मैं, आप सिक्योरिटी क्रिएट कर देते हो, ज़मानत हो जाती है आपकी। ठीक है, कि मैं कुछ ख़ास टाइम पीरियड के लिए राइट इस प्रॉपर्टी पे एंजॉय करना चाहता हूँ, तो वो उसके बदले में उसको सिक्योरिटी दे देता है। सिक्योरिटी भी अब आगे हमारे पास फर्दर टू काइंड्स में डिवाइड हुई है, सिक्योरिटी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। सिक्योरिटी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या है, मॉर्टगेज। मॉर्टगेज में हमारे पास, एज यू ऑल नो, मॉर्टगेज में हमारे पास हमेशा ट्रांसफ़र ऑफ ऑनरशिप ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी किस लिए होती है, फॉर एग्जांपल एक बंदे ने दूसरे बंदे से कोई कर्ज लिया और वो उस कर्ज के बदले में अपना कुछ, अपनी कोई लैंड या अपनी कोई प्रॉपर्टी उस बंदे के पास गिरवी रखवा देता है कि जब मैं तुम्हें ये कर्जा वापस कर दूंगा, तुम्हारे पैसे तो मैं वापस कर दूंगा, तो तुम मुझे मेरी ज़मीन वापस कर देना। ठीक है, मॉर्टगेजर क्या कहता है, मॉर्टगेजी कहता है कि आप, मॉर्टगेजर को कहता है कि मुझे अपनी प्रॉपर्टी मॉर्टगेजी को दोबारा ट्रांसफ़र कर दे। ठीक है, ये मॉर्टगेजर और मॉर्टगेजी में आप भी थोड़ा कंफ्यूज होते होंगे, लेकिन मॉर्टगेजर क्या है, जो अपनी प्रॉपर्टी मॉर्टगेजी को दे रहा है, और मॉर्टगेजी क्या करेगा, जैसे ही उसका लोन सिक्योर हो गया वो मॉर्टगेजर को उसकी प्रॉपर्टी रिटर्न कर देगा। प्लेज क्या है या लियन क्या है, हमेशा मूवेबल प्रॉपर्टी का होता है, और इसमें क्या है कि जिस वक्त तक आपका क्लेम सेटिस्फाई नहीं होता उस वक्त तक आप प्रॉपर्टी को अपने पास रखते हो। व्हेन अ थिंग इज डिलीवर्ड टू इनकम्बरेंस, ठीक है, जैसे ही डेट डिस्चार्ज हो गया, लोन सिक्योर हो गया, आप उस प्रॉपर्टी को वापस कर देते हो। ये थी मॉर्टगेज और लियन। ज्यूरा री एलिना की हमने सेकंड काइंड आ जाती है ज्यूरा इन री प्रोप्रिया। ये बहुत ही आसान सी काइंड है, सिंपल सी है। इसमें क्या है, ज्यूरा इन री प्रोप्रिया, राइट ओवर नॉन मटेरियल प्रॉपर्टी। ठीक है, नॉन मटेरियल ऑब्जेक्ट्स के ऊपर आपका राइट आ जाता है। अब वो नॉन मटेरियल ऑब्जेक्ट्स कैसे आते हैं, विच कम्स आउट of your intellectual property, ठीक है, which comes out of your intellectual capabilities, which comes out of your brain। ठीक है, इसको हम intellectual property भी कहते हैं। ये भी हमारे पास फर्दर इसकी 3 काइंड्स हैं। ज्यूरा इन री प्रोप्रिया में इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज़ में हमारे पास 3 काइंड्स आती हैं। कौन कौन सी काइंड्स हैं, नंबर 1 इज पेटेंट राइट्स, number 2 copyrights, and third one is trademarks। Let's discuss these kinds one by one। सबसे पहले आ जाता है पेटेंट राइट्स। पेटेंट राइट्स क्या होते हैं, राइट्स ओवर इन्वेंशंस। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपने फर्स्ट टाइम कोई ऐसी नई चीज़ ईजाद की है तो उस पर आपका पेटेंट राइट क्रिएट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल आपने कोई ऐसी मेडिसिन बनाई, ठीक है, जिसको आपने पहली बार ईजाद किया, उससे पहले ऐसी चीज़ किसी ने भी ना बनाई हो, यू आर द फर्स्ट क्रिएटर, यू आर द फर्स्ट इन्वेंटर, तो उस पर आपका पेटेंट राइट क्रिएट हो जाता है। या फिर आप कोई ऐसी नई क्रॉप ईजाद करते हो तो भी आपका पेटेंट राइट उस चीज़ पर क्रिएट हो जाता है। सेकंड आता है कॉपीराइट्स। कॉपीराइट्स हमेशा आपके लिटरली वर्क्स पर होता है। ठीक है, जो आपका तख्लीकी काम होता है, लेट्स से यू आर राइटिंग, यू आर ब्लॉगिंग, आप कोई ऐसा आर्टिकल लिख देते हो, ठीक है, जिस पर आपका कॉपीराइट आ जाता है। अब वो जो आर्टिकल आपने लिखा है, जो ब्लॉग आपने लिखा है, उसको यूज़ तो सारी दुनिया कर रही है, उसको पढ़ तो सारी दुनिया रही है, लेकिन उस पर कॉपीराइट किसका है, उस बंदे का जिसने उस आर्टिकल को फर्स्ट टाइम लिखा है, जिसने उस आर्टिकल को क्रिएट किया है। थर्ड आता है ट्रेडमार्क। Trademark is the right of individual over his business in his own name, which he has gained
आफ्टर सो मैनी हार्ड वर्क, ठीक है। इतना हार्ड वर्क करने के बाद उस बंदे ने उस बिजनेस पर अपने नाम से अपना कोई लोगो लगाया है, ठीक है, अपना कोई ट्रेडमार्क लगाया है। फॉर एग्जांपल जिस तरह से आप डिफरेंट कंपनीज को देखते हो, लेट्स से नेस्ले की कंपनी है, उन पर उनका अपना ट्रेडमार्क है। इसी तरह आप जैज़ को देख लो, जोंग को देख लो, यूफोन, जितनी भी ये सारी कंपनीज़ हैं इनका अपना अपना एक ट्रेडमार्क है। इसी तरह अगर आप गर्ल्स के लिए अगर आप ब्रांड में चले जाओ तो खाड़ी, सेफायर, गुल अहमद, उन पर अपना अपना उनका लोगो लगा हुआ होता है बाकायदा। जैसे खाड़ी का हमारे पास फुटप्रिंट्स हैं उनका लोगो। इसी तरह हर ब्रांड का अपना जो है वो डिफरेंट यूनिक लोगो होता है जो उनको आइडेंटिफाई करता है तमाम लोगों के अंदर। अब जो इस हमारा जो आज का टॉपिक था उसका लास्ट पार्ट क्या है, हाउ टू एक्वायर प्रॉपर्टी। हम प्रॉपर्टी को किस किस तरह से एक्वायर कर सकते हैं। सो देयर आर 4 मोड्स बाय विच वी कैन एक्वायर द प्रॉपर्टी। फर्स्ट इज बाय पोजेशन, सेकंड इज बाय prescription, third is by agreement, and fourth one is by inheritance. वन बाय वन अब हम इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले पोजेशन। पोजेशन में क्या है, पोजेशन में हमेशा हमने कहा कि पोजेशन इज द प्राइमा फेसाई एविडेंस ऑफ एन ऑनरशिप। पोजेशन ऑफ मटेरियल ऑब्जेक्ट्स, जो आपका मटेरियल ऑब्जेक्ट्स पे कब्जा है। पोजेशन ऑनरशिप का एक एविडेंस है, तो इसके थ्रू भी आप प्रॉपर्टी एक्वायर कर सकते हो। सेकंड है बाय prescription। बाय prescription क्या है, बाय रीजन ऑफ लैप्स ऑफ टाइम, ठीक है। एक ख़ास टाइम पीरियड के बाद एक चीज़ पर आपका राइट क्रिएट हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ यू आर यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ एनी अदर पर्सन फॉर अ लॉन्ग टाइम पीरियड, देन इट विल बी कंसिडर एज yours unless and until someone adversely claims it। थर्ड आ जाता है एग्रीमेंट बाय कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टीज, ठीक है। पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू अपनी प्रॉपर्टी दूसरे बंदे को ट्रांसफ़र कर देते हैं। कॉन्ट्रैक्ट में भी उनकी म्यूचुअल कॉन्सेंट शामिल है। बाय म्यूचुअल कॉन्सेंट ऑफ द पार्टीज क्या होता है, एक बंदे से दूसरे बंदे को प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हो जाती है। एंड फोर्थ वन इज़ इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस में क्या है कि एक बंदे की डेथ के बाद उसके लीगल हेयर्स में अकॉर्डिंग टू द फिक्स डिवीजन गिवन बाय कुरान, प्रॉपर्टी क्या हो जाती है, उनके लीगल हेयर्स के दरमियान ट्रांसफ़र हो जाती है। ये भी एक मोड है प्रॉपर्टी एक्वायर करने का। सो दैट वॉज ऑल आर डिस्कशन अबाउट कॉन्सेप्ट ऑफ प्रॉपर्टी और लॉ ऑफ प्रॉपर्टी। आई होप कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और कमेंट्स में मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई